जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, उसी का क्या है, सब टॉपिक है। मीन्स जो हमने वो अभी पढ़ा ना, अभी हमने क्या पढ़ा, अब देखो मैंने उस पर ज़्यादा कुछ थ्योरी वगैरह है नहीं, इसलिए मैंने कुछ लिखवाया नहीं। बेसिकली ना वो क्या एक तरीके से क्वेश्चन टाइप का हमारे पास थ्योरी है। अगर मेरे पास कभी भी दो प्लेन मेरे पास प्रेजेंट हो, ठीक है, अगर कोई थर्ड प्लेन अगर मेरे पास का उन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर हो, इन दैट केस अगर मुझे उस प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखते हैं ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब हम चलते इसी का एक सब टॉपिक है। टॉपिक मेरे पास क्या है, इसमें ना थोड़ा सा उल्टा होने वाला। उल्टा क्या होने वाला है, ये को जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि अगर मुझे इस प्लेन का अगर थर्ड प्लेन का अगर इक्वेशन निकाला जो कि क्या हो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर हो, इन दैट केस कैसे निकाला, और किसी एक पॉइंट से पास कर दो कैसे निकाला जाए, तो वो हमने सीख लिया। वही जैसे हम कैसे निकाला जाता है, सिंपली इस पहले का प्लेन वन का नॉर्मल वेक्टर, प्लेन टू का इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो फिर मुझे क्या होगा, थर्ड जो मेरे पास प्लेन होगा उसका मुझे नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है। अब वही सिमिलर काम है ना मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है। क्या टॉपिक है वो हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है, फाइंडिंग द इक्वेशन finding the equation of plane passing through टू गिवन पॉइंट्स। वहां पे वन गिवन पॉइंट, तो यहाँ पे टू गिवन पॉइंट होगा। पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन प्लेन। क्या बोलना चाह रहा है सब कुछ बता रहा हूँ, पहले एक बार टॉपिक लिख लेते हैं। ये हमने टॉपिक लिख लिया। टॉपिक क्या है, बेसिकली ये सब एकदम छोटा सा टॉपिक है, फटाफट निपट जाएगा। क्या बोल रहा है, फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। मींस मेरे पास कोई प्लेन है, लेटर से मेरे पास कोई प्लेन है जो कि अगर किसी दो पॉइंट से पास कर, लेटर से मैंने एक पॉइंट ये रहा ए, एंड कहीं पे भी कोई भी कैसा भी पॉइंट दो पॉइंट से लेटर से पास करा, एंड देखो क्या बोला, फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स लिखना भूल गया यहाँ पे, टू गिवन पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन। मींस मेरे पास जो प्लेन है, पहले मैं ब्रेक करूंगा एंड से पहले तक का एक बार एक पार्ट और एंड से बाद का दूसरा पार्ट। से पहले वाले का एक पार्ट और एंड से बाद वाले का दूसरा पार्ट। तो एंड से पहले वाले का एक, मैंने दो पार्ट में इसको ब्रेक किया। अरे क्या बोल रहा है देखो, अगर मेरे पास कोई प्लेन किसी दो पॉइंट से अगर पास करा होगा, लेटर से ए एंड बी से पास कर, एंड बोलो एंड क्या बोला, परपेंडिकुलर टू अ गिवन। मेरे पास क्या होगा, कोई थर्ड दूसरा कोई प्लेन होगा, बेसिकली थर्ड प्लेन नहीं, कोई दूसरा एक प्लेन होगा जो कि क्या होगा, ये जिसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो बेसिकली कैसे परपेंडिकुलर हो सकता है, लेटर से मैं डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ उसको मैं यहाँ पे ऐसे कुछ बनाऊँ। ये मेरे पास इस टाइप का कुछ डायग्राम होगा। मींस क्या होगा, हमारे पास कोई दो प्लेन होगा, दो आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर। उसके एंड क्या होगा, मेरे पास कोई एक प्लेन होगा जो कि क्या होगा, दो पॉइंट से पास करा होगा। एंड क्या होगा, ये प्लेन जो है ना, लेटेस्ट इसका नाम लिया P1 एंड इसका नाम लिया P2। जो P1 होगा प्लेन वो किसी दो पॉइंट से पास करा होगा, एंड P1 जो होगा ना वो क्या होगा, दो P2 दूसरा जो प्लेन है उसको क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दैट्स इट, ये हमारे पास यहाँ पे बोलना चाह रहा है। तो अगर मुझे इस प्लेन का अगर इक्वेशन लिखना है, इस केस में अगर मुझे इस प्लेन P1 प्लेन का अगर मुझे इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये हमें सीखना है। टॉपिक क्लियर हुआ, टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। टॉपिक ये बोलना चाह रहा है, मेरे पास कोई दो प्लेन है, सॉरी पहले हम ये समझना है, पहले मेरे पास कोई एक प्लेन है जो कि किसी दो पॉइंट से क्या करे, पास करा है, एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन प्लेन। मींस क्या होगा, ये जो प्लेन है ना P1 वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसी दूसरे प्लेन के साथ, लेटर से इसका नाम है P2। इन दैट केस मुझे जो ये प्लेन है मेरे पास P1, इसका मुझे इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे वो हमें सीखना है। अब मन में ये क्वेश्चन जरूर अरेज होगा, क्या ये P2 अगर किसी दो पॉइंट से पास कर ले एंड मैं बोलूँ कि P1 के क्या है, परपेंडिकुलर, तो अगर मैं क्या इस केस में इसका इक्वेशन लिख सकता हूं, मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या होगा, हमें कोई एक प्लेन गिवन होगा, ठीक है, कैसा भी कोई भी प्लेन हो सकता है जो किसी दो पॉइंट से क्या करोगा, पास करा होगा। एंड ये जो प्लेन है, लेटेस्ट इसका नाम ले लिया कुछ भी R1, यही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसी भी दूसरे प्लेन के साथ, कैसा भी डायग्राम हो, मींस किसी भी दूसरे प्लेन के साथ, लेटेस्ट R2, ये क्या होगा, इसके साथ परपेंडिकुलर। मींस आपस में ये दोनों के बीच में एंगल कितना बना होगा, 90 डिग्री बना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेकंड हाँ बस, लेटर से ये मेरे पास ये कोई लेटर समझना, ये मेरे पास कोई प्लेन है जो किसी दो पॉइंट से पास कर रहा है। एंड क्या होगा, कोई दूसरा जो मेरे पास प्लेन होगा जो कि क्या होगा, ये दूसरा प्लेन होगा जिससे क्या होगा, ये वाला प्लेन है क्या होगा, परपेंडिकुलर। देखो इन दोनों की जो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वही मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कोई दो प्लेन होगा जो कि लेटर से क्या होगा, एक प्लेन किसी दो पॉइंट से पास कर रहा होगा, एंड वही जो मेरे पास पहला प्लेन है वही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसी के दूसरे प्लेन के साथ। इन दैट केस अगर मुझे पहले वाले प्लेन का अगर इक्वेशन लिखना है तो कैसे इक्वेशन लिखना है, ये हमें यहाँ पे समझना है। यार ये टॉपिक तो थोड़ा सा अजीबोगरीब लग रहा है, को समझ में नहीं है। मैंने बोला देख ध्यान से समझ, एकदम इजीली है, समझ में आ जाएगा। बस हम इतना फोकस करना है यहाँ पे, फोकस करना है कि अगर मेरे पास कोई प्लेन कभी भी दो पॉइंट से अगर कोई पास कर रहा होगा एंड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसी दूसरे प्लेन के साथ, तो इन दैट केस अगर मुझे इस प्लेन का इक्वेशन लिखना है, कैसे लिखना है इक्वेशन, वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक, टॉपिक क्लियर हो। इसको कोई थ्योरी नहीं है, कोई फॉर्मुला डायरेक्ट नहीं है कि मैं कोई फॉर्मुला बता दूँ और बता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा ना वैसे ही सेम टू सेम ये भी है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, कोई मेरे पास थर्ड प्लेन था जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर था और किसी एक पॉइंट से पास करा था, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। मेरे पास क्या होगा, कोई एक प्लेन दो पॉइंट से लेटर से पास करा होगा, एंड क्या होगा परपेंडिकुलर होगा किसके साथ, दूसरे प्लेन के साथ। एंड इस केस में अगर मुझे इस प्लेन का अगर इक्वेशन लिखना है तो मुझे कैसे लिखेंगे वो हमें यहाँ पे सीखना है। तो क्या यहाँ पे मैं कंक्लूजन वगैरह लिखूँ या फिर समझ में आ गया, ठीक है मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, जिसे थोड़ा अपने लैंग्वेज में लिखता है जिससे समझ में आ जाए। एक प्लेन, लेट इंग्लिश में लिखते हैं, इफ एनी प्लेन इज पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ TPT, एंड परपेंडिकुलर टू अ प्लेन, then we have to write the equation of a
इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, देन वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन P1. इफ एनी प्लेन, लेट अस इसका नाम ले P1. इफ एनी प्लेन P1, इसका नाम यहाँ पे ऐड कर लेना P1. इफ एनी प्लेन P1 इज पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ प्लेन, टू अ कोई भी प्लेन, देन वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन P1. जो मेरे पास ये P1 है ना, किसी दो पॉइंट से पास करा होगा एंड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसी दूसरे प्लेन के साथ. इन दैट केस में अगर मुझे इस प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे वो यहाँ पे हमें सीखना है. तो इसका कोई थ्योरी नहीं है, कोई फॉर्मुला डायरेक्ट ऐसा नहीं कि मैंने फॉर्मुला बता दिया चलो ये फॉर्मुला देख लिया और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसका कोई फॉर्मुला तो है नहीं कि मैं फॉर्मुला बता दूं और क्वेश्चन को नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पे हमें क्वेश्चन के थ्रू समझना पड़ेगा, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था वैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन के थ्रू समझना पड़ेगा. तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, देखो एकदम सिंपल से ये टॉपिक है, एक तरीके से टॉपिक नहीं, एक तरीके से ये सब टॉपिक है. मीन क्वेश्चन वाला हमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, बट इसके पीछे एक छोटा मोटा कंसेप्ट. इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने भी मेरे पास छोटे मोटे सब टॉपिक्स है उसको भी मैं साथ में लेते चलता हूँ और लेते चलूँ. और ये मैंने देखा कि 3D से 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक आना श्योर है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है. इन सारे टॉपिक से या फिर लाइन से कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से जो भी हम लाइन में जहाँ पे भी परपेंडिकुलर वगैरह पढ़ा, फिर हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना सीखा, वो सारे एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. यहाँ से क्वेश्चन बना श्योर है, इसलिए बहुत ध्यान से एक ही पॉइंट को हमें 3D में पढ़ना है, क्योंकि स्कोरिंग चैप्टर है. 3D हो गया, वेक्टर हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट हो गया, ये सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं ना जिसके अंदर स्कोरिंग होता है. इंटीग्रेशन भी जो हम कैलकुलस वाला पार्ट है ना, देखो कल से कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, उसमें देखना कि बहुत सारे फॉर्मुला आएगा, उसमें फॉर्मुला बहुत याद करना पड़ेगा. लेकिन ये सारे जो चैप्टर्स हैं इसके अंदर क्या स्कोरिंग चैप्टर, अगर एक बार समझ में आ गया ना क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है. तो लेकिन क्या होता है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है. एनीवेज मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द, एक तरीके से हम 3D का अपना 90% कंप्लीट कर चुके हैं. बस ना यहाँ पे हम अगर मैं ये सारे टॉपिक्स छोड़ दूँ ना तो बस मेरे पास एक ही टॉपिक बचता है जिसका नाम है कोप्लेनरिटी. अगर वो बता दूँ, और एक और टॉपिक है कि दो प्लेन अगर आपस में इंटरसेक्ट, ऐसा एक टॉपिक है, अगर वो करा होगा. बस ये दो टॉपिक बचा. बट मैं चाहता हूँ सारे टॉपिक्स को एक तरीके से, सारे जितने भी सब टॉपिक्स है उसको भी हम साथ में कंप्लीट करते हुए चले. तो फटाफट हमें 3D कंप्लीट करना है आज, 3D एंड प्रोबेबिलिटी. तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक ये सॉरी क्वेश्चन है ये, एनीवेज क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन. देखो क्वेश्चन 3D के क्वेश्चन में ये स्पेशलिटी होता है ना कि हमारे पास क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होता है इन्फॉर्मेशन, बस उसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है. लाइन टू लाइन गिवन होता है, जो हमने फॉर्मुला पढ़ा ना उसका सेम टू सेम यहाँ पर डिटो छापा रहता है. बस हमें उस लाइन को समझना होता है और कौन सा फॉर्मुला कब यूज करना बस हमें ये पता होना चाहिए. तो क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स. लेट अस से पॉइंट्स मुझे गिवन है 2, 1, -1 एंड let us say next point given है -1, 3, 4 एंड परपेंडिकुलर टू शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ये सिंबल है परपेंडिकुलर टू द प्लेन. एंड उसका लेट अस से मुझे इक्वेशन गिवन है x - 2y + 4z = 10. ये हमें यहाँ पे गिवन है. छोटा सा हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट. मेरे पास कोई प्लेन है वो किसी पॉइंट से पास करा. एक तो ये रहा पॉइंट, पहला पॉइंट ये रहा एंड दूसरा पॉइंट ये रहा. मींस मेरे पास जो प्लेन है वो किसी दो पॉइंट से पास करा हुआ. लेट अस से सबसे पहले तो डायग्राम 3D में यही सजेस्ट करूँगा कि क्वेश्चन देखो डायग्राम बनाओ, जिससे क्या हो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए जल्दी. मेरे पास क्या है, कोई प्लेन है लेट अस से ये, और ये क्या होगा किसी दो पॉइंट से पास करा. कौन कौन से पॉइंट, एक तो 2, 1, -1. लेट अस से मैंने यहाँ पे मान लिया कोई भी पॉइंट है ए, एंड लेट अस से यहाँ कहीं पर भी कोई दो पॉइंट होगा जिससे पास, किसका नाम ले लिया बी. लेट अस से ए का मुझे कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 1, -1. अरे यार स्केच को क्या हो गया, एनीवे जो भी है 2, 1, -1 एंड जो मेरे पास बी पॉइंट है उसको मुझे कोऑर्डिनेट गिवन है -1, 3, 4. आगे पढ़ो क्या, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. मेरे पास ये जो प्लेन है लेट अस इसका नाम लिया मैंने P1 या फिर कुछ भी, ये क्या है परपेंडिकुलर किसके, इस वाले गिवन प्लेन के साथ. मींस ये मुझे बोल रहा है कि तेरे पास कोई प्लेन है जो किसी दो पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है. एंड क्या बोला, परपेंडिकुलर टू द प्लेन x - 2y + 4z = 10. मेरे पास क्या है, ये जो प्लेन है ना ये परपेंडिकुलर किसके, इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर होने के लिए कैसा डायग्राम बनेगा, कैसा भी डायग्राम बनाते हैं, बस ये हमें याद रखना है कि ये क्या है, ये दोनों प्लेन आपस में क्या परपेंडिकुलर है. तो इसका नाम लेटर से मैंने दिया P2 एंड मुझे इसका इक्वेशन मुझे गिवन है x - 2y + 4z = मुझे गिवन है 10. ठीक है, ये 10 है. तो ये मुझे इक्वेशन गिवन है. क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या हो रहा है, मेरे पास कोई प्लेन है किसी दो पॉइंट से लेटर से पास कर रहा है एंड क्या है परपेंडिकुलर किसके साथ, जो गिवन प्लेन है इसके साथ परपेंडिकुलर. मींस ये वाला जो प्लेन है P1 वो परपेंडिकुलर किसके साथ, P2 के साथ परपेंडिकुलर. एंड P2 जो मेरे पास प्लेन है उसका मुझे इक्वेशन गिवन है x - 2y + 4z = 10. एंड इन दैट केस अब मुझे क्या करना है, इस प्लेन जो मेरे पास P1 है इसका मुझे इक्वेशन निकालना है. यार इक्वेशन कैसे निकाला जाए, तो मैंने ये बोला इक्वेशन देखो यहाँ पे जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में जो फंडा लगाया था ना वही सेम टू सेम हम यहाँ पे फंडा लगाना पड़ेगा. क्या करेगा, अब देख क्वेश्चन समझ में आया, पहले क्वेश्चन हमें ये समझना. देखो क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं है, पहले ये बताओ मुझे. तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन ये बोल रहा है मुझे किसी दो पॉइंट से क्या कर रहा है, मेरे पास कोई प्लेन पास कर रहा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, परपेंडिकुलर किसके साथ, किसी गिवन प्लेन के साथ क्या है परपेंडिकुलर है. और उसका प्लेन का मुझे इक्वेशन गिवन है. मुझे बोला जा रहा है जो तेरे पास ये जो प्लेन किसी दो पॉइंट से पास कर रहा है इस प्लेन का तुझे इक्वेशन बताना है. अब इस प्लेन का इक्वेशन कैसे बताएगा वो यहाँ पे हमें देखना है. अगर इक्वेशन निकालना तो कैसे निकाला जाए, मुझे पता है. अगर मैं यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन करूँ, यार मैंने ये सोचा कि अगर मेरे पास कोई प्लेन है लेट अस से ये मेरे पास इस प्लेन का निकाला दो पॉइंट से पास करा है, ये लेट अस से ए पॉइंट है एंड ये बी है. अगर मैं इस ए बी का अगर मैं पोजीशन वेक्टर निकाल लूँ, मैंने बोला पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेगा, ए को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, बी को करूँगा फिर b - a करूँगा, या फिर मैं ए बी निकाल या फिर बी ए. अगर मैं इस प्लेन का पोजीशन वेक्टर निकालूँ एंड कहीं से भी अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल वेक्टर का अगर मैं यहाँ पे कैसे भी इक्वेशन ले आऊँ तो मेरा काम नहीं बन जाएगा.
क्या कैसे काम बनेगा, मैंने ये बोला कि तेरे पास कोई प्लेन है, अगर किसी तेरे पास कोई प्लेन है जो अगर मैंने ए बी का अगर मैं पोजीशन वेक्टर निकालूंगा तो सिंपली मेरे पास क्या होगा, एक पॉइंट मिल जाएगा। अगर कोई प्लेन तेरे पास किसी एक पॉइंट से पास कर रहा होगा एंड उसका पोजीशन वेक्टर तुझे गिवन ए बी का, अगर तू ए बी निकाल या फिर बी ए निकाल, देखो ध्यान से समझना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कोई प्लेन है, वो क्या अगर ए और बी पॉइंट से पास कर रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालूँ, कैसे निकालूंगा, ए वेक्टर को ए को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, फिर सिमिलरली बी को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, फिर ए बी का मैं पोजीशन वेक्टर निकालूंगा जो भी मेरे पास आया, फिर ए बी निकालो, फिर मेरा मन करे बी ए, कुछ भी निकाल सकते हैं, अपने ऊपर टोटली डिपेंड है। अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट जो भी मेरे पास होगा एक पॉइंट आ जाएगा ना, जो भी ए बी का पोजीशन वेक्टर मुझे आ गया। अब मैं क्या करूँगा, कैसे भी अगर मैं ये जो P1 है, अगर मैं इसका नॉर्मल वेक्टर का मैं इक्वेशन लेके आ जाऊँ कैसे भी इसका नॉर्मल वेक्टर का, तो मेरा काम बन नहीं जाएगा। कैसे, अगर कोई प्लेन किसी एक पॉइंट से पास कर रहा होगा एंड उसका नॉर्मल वेक्टर का अगर मुझे इक्वेशन प्रेजेंट है, इन दैट केस मुझे अगर प्लेन का इक्वेशन लिखना तो कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 से लिख सकता हूँ। ओ भाई साहब, मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो तूने फंडा अप्लाई किया था वही यहाँ पे भी अप्लाई करें, मैं बिल्कुल वैसा अप्लाई करूंगा, बट सेम टू सेम तो नहीं है, बट थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट आई नो, लेकिन ये फंडा तो मेरे पास उसी मतलब सिमिलर कुछ बोल सकता है ना कि हाँ प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, प्रीवियस कंसेप्ट जैसा हमारा सिमिलर, मतलब हाँ यार प्रीवियस कंसेप्ट जैसा सिमिलर तो है। लेकिन एक बात बताओ, तो ये नॉर्मल वेक्टर का निकालेगा तो कैसे निकालेगा, नॉर्मल वेक्टर का इक्वेशन निकालेगा तो निकालेगा कैसे। प्रीवियस क्वेश्चन में तो तेरे पास दो प्लेन था जो परपेंडिकुलर था, तो n1 क्रॉस n2 करके तूने निकाल दिया, लेकिन इस केस में तू कैसे निकालेगा, मैंने बोला इस केस में भी निकालूंगा, देख कैसे निकालो कंपोनेंट। मैंने ये सोचा कि मैं ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालूंगा, अगर मैं ए बी का पोजीशन वेक्टर इसका और इसका नॉर्मल से अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो सिंपली मेरे पास जो ये P1 वेक्टर है इसका मुझे नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। मैंने और कैसे मिलेगा, देख ध्यान से, मैं ये यहाँ पे मैं क्या निकालने चाह रहा हूँ पहले ये समझना, फिर हम चलेंगे मेन क्वेश्चन की। पहले मैं ये बता रहा हूँ, अप्रोच कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे मैं सॉल्व करने वाला हूँ। मैं ये निकालूंगा, मैं ए बी का जो भी पोजीशन वेक्टर है, लेटर से ए बी आ गया, ए बी वेक्टर आ गया, और इसका मेरे पास लेटर से नॉर्मल वेक्टर मेरे पास गिवन है n1 वेक्टर मैंने मान लिया, एंड मुझे ये प्लेन है इसका मुझे n वेक्टर, ठीक है। अगर मैं n वेक्टर को अगर मैं n1 वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर लिखता हूं तो मेरा काम n वेक्टर नहीं आ जाएगा यार, कैसे आ जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे पास P1 है, P1 का मैं नॉर्मल वेक्टर तो लिख सकता हूं इस इक्वेशन को देखिए, डायरेक्शन को रेशियो को देखिए, मैंने बोला बिल्कुल सही। अगर मैं ए बी का अगर मैं पोजीशन वेक्टर निकालूंगा तो सिंपली एक पॉइंट होगा, अगर मैं इसके नॉर्मल वेक्टर और इसके इन दोनों के पॉइंट के पोजीशन वेक्टर अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो सिंपली मुझे क्या मिलेगा, n वेक्टर मिल सकता है। कैसे मिल जाएगा n वेक्टर, यार सीधे सीधे बात पता है कि अगर तेरे पास अगर इन दोनों को अगर मैं कभी भी दो चीज़ों को अगर क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो जो भी मेरे पास आंसर मिलता है वो क्या मिलता है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मैंने बोला बिल्कुल सही। तो ये देख, ये जो तेरे पास प्लेन है क्या है, इसके परपेंडिकुलर तो है, तो सिंपली तेरे को परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर अगर मुझे चाहिए तो सिंपली मैंने क्या किया, इस लाइन का मैंने नॉर्मल वेक्टर और इसका मैंने ए बी जो ये दो पॉइंट इसका मैंने पोजीशन वेक्टर निकाला, इन दोनों को अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो जो भी मेरे पास आंसर है क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन होगा, मेरे पास नॉर्मल होगा। बस मेरे पास यहाँ से नॉर्मल का कंपोनेंट, नॉर्मल का इक्वेशन मिल गया। नहीं समझ में आया, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को मैं क्या क्या कर रहा हूँ, फिर इजीली समझ में आ जाएगा। मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। अप्रोच थोड़ा बहुत अगर 10% भी अगर समझ में आ गया तो इनफ है। अब देखना कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ वो समझना स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने स्टेप किया गया, हमें यहाँ पे ए और बी पॉइंट था, इसको सबसे पहले मैंने क्या किया, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो मेरे पास ए वेक्टर आ गया 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। सिमिलरली अगर मैं बी को अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरे पास हो गया माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है आई नो, बट समझने वाला टॉपिक है। समझ में आ गया ना तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, ए और बी को मैंने क्या किया, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब मेरे ऊपर डिपेंड है, या तो मैं ए बी वेक्टर निकालूं, ए बी पोजीशन वेक्टर निकालूं, या फिर मैं बी ए निकालूं। दोनों में से मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। मैंने बोला कि मैं ए बी निकालूंगा, तो ए बी वेक्टर का अगर मैं पोजीशन वेक्टर निकालता हूं तो सिंपली किसके इक्वल होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस किसके इक्वल होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। अगर मुझे कभी भी ए बी वेक्टर या फिर सी डी या फिर कुछ भी निकालना होता है, सिंपली क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो बी वेक्टर मेरे पास क्या प्रेजेंट है, माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जो मेरे पास ए है उसका मुझे पोजीशन वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब सिंपली इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो गया मेरे पास माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हो गया मेरे पास माइनस 2i कैप, ये हो गया माइनस जे कैप, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, प्लस k कैप। अब सिंपली डायरेक्ट टर्म्स को साथ में करूंगा, ये वही ए बी वेक्टर चलता हुआ रहा है। ये हो गया मेरे पास माइनस आई कैप माइनस 2i कैप प्लस कितना होगा 3j कैप प्लस कितना होगा 4k कैप। ओहो, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस आई कैप माइनस 2i कैप हो गया प्लस 3j कैप। जे कैप का भाई कौन सा है, अरे यार यहाँ पे माइनस जे कैप होगा ना। फिर ये हो गया प्लस 4k कैप और इसका भाई कितना, प्लस k कैप। इसको अगर मैं सिंपली सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मेरे पास ए बी वेक्टर जो होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी मेरे पास कितना निकल गया, माइनस आई कैप माइनस 2i कैप कितना हो गया, माइनस 3i कैप। 3 माइनस 1 करूंगा तो कितना गया मेरे पास, माइनस 2j कैप। 4 प्लस 1 कितना गया, 5k कैप। तो मीन्स फाइनली मेरे पास ए बी वेक्टर जो ए बी है इसका मुझे पोजीशन वेक्टर मुझे कितना मिल गया, माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप मुझे मिल गया। मीन्स ए और बी से मेरे पास पास करा था पॉइंट। अगर मैं इसका ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहूँगा तो सिंपली कितना मिला, माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप मिल गया। अब सिंपली क्या हो गया, मेरे पास पोजीशन वेक्टर आ गया किसका, ए बी का। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी का आने का ये मतलब है कि जो ए और बी जो पॉइंट होगा, कहीं पर ए और बी जो मेरे पास दो पॉइंट है उसका अगर कहीं पर भी इस प्लेन का ओरिजिन होगा तो सिंपली ओरिजिन से कहाँ पे लोकेटेड है उसका मुझे लोकेशन मिल गया, माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप मेरे पास आ गया। अब मैं ये यहाँ पे देखना क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ना थोड़ा सा तबाही
मचा दिया, तबाही क्या मचा दिया। मैंने बोला इसका मुझे डायग्राम वापस बनाना पड़ेगा, पहले ये यहाँ तक लिख दिया, अब चलते हैं इसके आगे बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ इस टाइप का डायग्राम है, कैसा भी प्लेन हो सकता है, ये दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास कोई पॉइंट था ए एंड लेटर से ये कोई पॉइंट था बी, कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं, पी क्यू आर एस जो मन करे वो ले सकते हैं। तो सिंपली मैंने इसका मेरे पास गिवन था, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूँ ऐसे ही हल्का सा, ए मुझे कितना गिवन था 2 1 -1 एंड मुझे बी गिवन था -1 3 4। अब मैंने यहाँ पे तबाही मचा दी, मैंने क्या बोला, थोड़ा सा एक तबाही मचा रहा हूँ। मैंने बोला ये मेरे पास क्या था, प्लेन P2 था, अरे यार एक सेकेंड, था P1 और ये मेरे पास प्लेन था P2, ये पॉइंट क्लियर है। ये मेरे पास क्या था, प्लेन P1 था, ये P2 था। मैंने बोला P1 जो होगा उसका लेटर से नॉर्मल वेक्टर, अरे यार स्केच को गया बाढ़ में, इसका P1 जो था उसका लेटर से मैंने नॉर्मल वेक्टर बना लिया और इसका नाम ले लिया मैंने N1 वेक्टर। एंड सिमिलरली जो मेरे पास ये P2 प्लेन था, इसका भी लेटर से कहीं नॉर्मल वेक्टर निकल रहा होगा तो सिंपली कहीं से भी निकाल सकता हो, चलो इसी पॉइंट से निकाल देता है। इसका लेटर से ये मेरे पास हो गया N2 वेक्टर, या फिर N वेक्टर नाम दे दो, इसको ज़्यादा बेनिफिट है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं ये चाहता हूँ, मैंने P1 से, मेरे पास P1 का इक्वेशन क्या एक बार लिख लेता हूँ। P1 का इक्वेशन था मेरे पास x - 2 है +4 है। देखना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और समझ में भी आएगा। और P2 का मेरे पास इक्वेशन मुझे निकाला, मैंने क्या किया, P1 से मैंने क्या किया, P1 का अपना नॉर्मल वेक्टर एक निकाल दिया जिसका नाम दिया N1, और P2 जो मेरे पास किसी को भी P1 P2 जो मन करे मान सकते हैं। और मैंने सिंपली क्या किया, जो P2 था उसका भी एक नॉर्मल वेक्टर निकला, भले ही मेरे पास इसका इक्वेशन नहीं है लेकिन इसका नॉर्मल वेक्टर तो मेरे पास होगा नहीं, कहीं से भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से हो गया, कहीं से भी नॉर्मल वेक्टर तो एक निकलेगा जो कि क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा। क्यों इसके परपेंडिकुलर, बिकॉज मुझे पता है नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल बोलो या फिर नॉर्मल का मीनिंग ही क्या है, कहीं पर भी जाएगा क्या होगा, परपेंडिकुलर बनेगा। मीन्स मुझे पता है ये P1 से मैंने निकाल दिया इसका एक नॉर्मल वेक्टर, और ये मेरे पास क्या हो गया, अब N1 नाम दिया इसका। और जो मेरे पास जो P2 प्लेन है इससे मैंने क्या किया, नॉर्मल वेक्टर निकाल दिया, इसका नाम क्या दिया मैंने, N वेक्टर दिया। ये पॉइंट क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। N वेक्टर जो है ना वो मेरे पास किसके इक्वल मैंने लिख दिया, N1 वेक्टर क्रॉस AB वेक्टर के पोजीशन वेक्टर के, ये AB है यार, ये क्या लिख दिया, ध्यान से सोचना इसको। जैसे मैंने वहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था N वेक्टर इक्वल्स टू N1 क्रॉस N2 मैंने किया था, वही मैंने सेम फंडा यहाँ पे अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे N1 क्रॉस N2 ना करके मैंने यहाँ पे कुछ और लिखा है। ये क्या लिखा है मैंने, ध्यान से फिर से लिख देता हूँ इसको, N वेक्टर इक्वल्स टू N1 वेक्टर क्रॉस AB वेक्टर लिखा है। क्या ये सही लिखा है या फिर गलत है, बस एक बार इतना बताना है, या फिर गलत लिखा है, बस मुझे इतना बताना है। ये बिल्कुल सही लिखा है, कैसे सही लिखा है, मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं ये जो P1 है प्लेन का, P1 का नॉर्मल वेक्टर N1 है, और अगर मेरे पास ये P2 का, अगर मेरे पास पोजीशन वेक्टर अगर मैं AB का निकाल तो मेरे पास एक पॉइंट हो गया। अगर मैं इसका N1 वेक्टर और इसके ये AB का पोजीशन वेक्टर, अगर इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो जो भी मेरे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, इन दोनों के क्या होगा, इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर कौन है मेरे पास, नॉर्मल वेक्टर, तो यहाँ से मुझे नॉर्मल वेक्टर मिल गया। नहीं समझ में, पूरा कहानी ना हमारे पास इस केस में ये होता है कि कैसे भी मुझे नॉर्मल वेक्टर का मुझे इक्वेशन चाहिए। नॉर्मल वेक्टर का अगर मुझे इक्वेशन चाहिए उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा अगर मेरे पास प्लेन P1 है उसका अगर मैं नॉर्मल वेक्टर निकालूं N1 निकालता हूं, और ये प्लेन P2 का लेटर से इसको मैंने, अगर मैं AB इसका पोजीशन वेक्टर है, अगर मैं इन दोनों को अगर आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूं तो जो भी मेरे पास यहाँ पे आंसर आएगा वो क्या होगा, इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पे मुझे पता है कि दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर कौन हो सकता है, एक तो नॉर्मल वेक्टर ही हो सकता है, नॉर्मल के अलावा कुछ होगा नहीं यहाँ पे, सिंपल सी बात है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा चीज होता है जो क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से फाइनली मुझे क्या मिलेगा, N वेक्टर मिल जाएगा। मैंने बिल्कुल सही, ये पॉइंट समझ मैंने क्या किया है मैंने, अगर कभी भी मेरे पास कोई प्लेन अगर 2 पॉइंट्स अगर पास कर रहा होगा इन दैट केस, और मेरे पास क्या हो कि किसी गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर हो और मुझे इस प्लेन का अगर इक्वेशन निकालना, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, जो भी पॉइंट गिवन है उसका मैं पोजीशन वेक्टर निकालूंगा, लेटर से AB जो मन करे वो निकालूंगा, जो भी अगर लेटर से जो मन करे वो मान सकता हूँ, WS PQ ST जो मन करे वो मान सकता हूँ। सिंपली मैंने इन दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालूंगा। जैसे ही पोजीशन वेक्टर आएगा मेरे पास, उसके बाद क्या करूँगा, इसका पोजीशन वेक्टर और इसके N1 नॉर्मल वेक्टर का क्या करूँगा, इन दोनों क्रॉस करूँगा। क्यों क्रॉस करूँगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर मैं कभी भी 2 वेक्टर का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो जो भी मेरे पास आंसर आता है वो क्या होता है, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो प्लेन मुझे पता है, प्लेन अगर मेरे पास यहाँ पे प्लेन, अगर इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन आ सकता है, नॉर्मल वेक्टर क्या आ सकता है। तो सिंपली यहाँ से मुझे N वेक्टर का जो प्लेन P2 है उसका नॉर्मल वेक्टर का मुझे यहाँ पे उसका इक्वेशन मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे पुट करते हैं N वेक्टर, N1 वेक्टर क्या होगा, तो सिंपली मुझे पता है यहाँ पे जो मेरे पास P1 प्लेन है उसका मुझे इक्वेशन गिवन है x - 2 है +4z = 10। अब यहाँ पे सवाल आया ये N1 वेक्टर कैसे निकालेगा, मुझे पता है x y z का जो कोफिशिएंट होगा मुझे डायरेक्शन रेशियो दे रखा हो, तो सिंपली डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया 1 - 2 कितना हो गया 4। इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो ये मुझे N1 वेक्टर दे देगा, कितना हो गया i कैप -2j कैप प्लस कितना हो गया 4k कैप आ गया। सिंपली यहाँ पुट करूँगा कितना हो गया N1 वेक्टर की जगह i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप क्रॉस AB वेक्टर मैंने क्या निकाला था -3i कैप -2j कैप प्लस 5k कैप। ओ यहाँ पे तो प्लस है यार, एक सेकेंड, 3 - 1 गया यहाँ पे, सॉरी प्लस होगा ना, -3 यहाँ पे करेक्ट कर लेना, +3 में से अगर मैं -j कैप को सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना +2j कैप आएगा ना, क्योंकि बड़ा साइन कौन है, प्लस वाला है, तो यहाँ पे +2j कैप आएगा। तो सिंपली ये हो गया मेरे पास -3i कैप +2j कैप
प्लस 5 के कैप। तो पूरा क्वेश्चन सम हो गया कंप्लीट। बस हमें यहाँ बस पूरा क्वेश्चन का मेन मोटिव ये था कि अगर मेरे पास कभी भी कोई दो प्लेन अगर किसी भी 2 पॉइंट से पास करो, ये क्यों किया ये समझ में आया, क्यों ऐसा ये नहीं कि रट लिया मगअप कर ले कि अगर कभी मेरे पास प्लेन 2 पॉइंट से अगर पास करा होगा, इन दैट केस क्या होगा, अगर मुझे इसका नॉर्मल वेक्टर का इक्वेशन निकालना तो सिंपली क्या करूँ, इसका पोजीशन वेक्टर और इसका नॉर्मल वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे क्या होगा, इस वेक्टर इसका अपने प्लेन का मुझे क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर का मुझे इक्वेशन मिल जाएगा। नहीं, ऐसा हमें रटना नहीं है, हमें ये समझना है क्यों ऐसा किया। इसके पीछे कारण ये है कि अगर मैं कभी भी 2 वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो जो भी मेरे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, इन दोनों वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मैंने दिमाग में ये सोचा कि अगर क्यों ना मैं ये जो मेरे पास प्लेन है इसका n1 वेक्टर और ये जो मेरे पास प्लेन है इसके अगर मैं AB जो इसका AB का पोजीशन वेक्टर को निकाल के अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो सिंपली मुझे क्या मिलेगा, कोई भी जो भी आंसर है वो क्या होगा, इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर होने के लिए प्लेन में कौन हो सकता है, नॉर्मल के अलावा तो कोई होगा नहीं। तो सिंपली मुझे क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर का मुझे इक्वेशन मिल गया। तो हो गया। अब 2 वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, सिंपली मुझे पता है क्रॉस प्रोडक्ट करना। 2 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप लिखा, इसका आई कैप का क्वेश्चन 1, जे कैप क्वेश्चन -2, के कैप का क्वेश्चन कितना 4, इसका मेरे पास -3, ये हो गया 2, इसको 5। अब मैं सिंपली R1 को सेलेक्ट करूंगा तो सिंपली कितना हो गया, आई कैप, इसका कॉलम इसका रो डिलीट हुआ तो बेसिकली कितना हो गया, -2 × 5 माइनस कितना हो गया 4 × 2 ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया माइनस जे कैप, इसका कॉलम इसका रो डिलीट हुआ, बचा कितना 1 × 5 माइनस कितना हो गया -3 × कितना हो गया 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस कितना हो गया के कैप, इसका कॉलम इसका रो डिलीट हुआ, बचा कितना 1 × 2 माइनस कितना हो गया -3 × कितना गया मेरे पास -2 ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करेंगे ये हो गया आई कैप, 5 × 2 कितना गया -10, 4 × 2 8 माइनस कितना हो गया जे कैप 5 माइनस ये कितना हो गया -4 × 3 -12 माइनस कितना हो गया +12, ये फाइनली कितना हो गया प्लस के कैप 1 × 2 2, ये कितना हो गया माइनस कितना हो गया निपट गया 3 × 2 कितना 6 बढ़ गया होगा -6 हो गया यहाँ पे। डिटमांड तो आई होप से सॉल्व करना आ रहा होगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा होगा डिटमांड को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सिंपली इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ये हो गया मेरे पास -18, ये हो गया मेरे पास माइनस जे कैप, ये हो गया 12 + 5 कितना होता है बेसिकली हमारा 18 हो गया, सॉरी है ना, 12 + 5 तो 17 होता है, प्लस कितना हो गया के कैप 2 में से 6 गया कितना हो गया मेरे पास -4, तो इसको सॉल्व करूँगा कितना हो गया -18 आई कैप, ये हो गया -17 जे कैप, ये हो गया मेरे पास -4 के कैप। तो फाइनली मेरे पास एन वेक्टर का इक्वेशन आ गया, एन वेक्टर का इक्वेशन आ गया। अब जैसे ही मेरे पास ये एन वेक्टर का इक्वेशन है, मैंने ये बोला अभी मेरे को फटाफट दिमाग ने ये स्ट्राइक किया कि अगर कोई प्लेन के तेरे पास अगर किसी एक पॉइंट से पास कर, जैसे ए बी का मैंने क्या किया, किसी भी पॉइंट से अगर गिवन पॉइंट से पास कर रहा होगा एंड अगर उसका नॉर्मल वेक्टर अगर तेरे पास प्रेजेंट हो, इन दैट केस अगर तुझे इसका प्लेन का इक्वेशन लिखना हो किसके इक्वल होता है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 आ रहा है, क्यों बजा रहा है इसकी वो ना यार, ये तो एक पॉइंट से पास नहीं हो रही तो 2 पॉइंट से पास हो रहा है। मैंने बोला भैया 2 पॉइंट से तो पास हो रहा है मुझे ही पता है, लेकिन मैंने इसलिए तो ए बी का पोजीशन वेक्टर निकाला, ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालूंगा तो सिंपली क्या होगा, एक पॉइंट हुआ ना मेरा। अब मुझे पता है कि अगर कोई भी प्लेन किसी एक पॉइंट से पास करो और उसका नॉर्मल वेक्टर का अगर मुझे इक्वेशन प्रेजेंट, नॉर्मल वेक्टर का अगर मुझे इक्वेशन प्रेजेंट हो, इन दैट केस अगर मुझे इस प्लेन का इक्वेशन लिखना तो किसके इक्वल होता है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा सो, या फिर पूरा स्टेटमेंट लिख दो, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था मैं पूरा ही लिख देता हूँ। सो वी नो दैट इफ plane is passing through if plane is passing through a given point and so we know that if plane is passing through a given point and equation of normal vector is present, equation of normal vector is present, then equation of plane is given by, then equation of plane is given by आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट, अगर बोर्ड में आएगा ना तो अच्छे से पूरा रिप्रेजेंट करें हम, एक एक पॉइंट को हमें यहाँ पे शो करना है कि मेरे पास P1 वेक्टर गिवन देश, ए वेक्टर गिवन है देश, पूरा एक एक स्टेटमेंट हमें लिखना है, ये नहीं आधा अधूरा करके नहीं पड़ेगा, नहीं पूरा डायग्राम सिस्टमेटिक बनाना है। और जो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना है, जो ये मेरे पास एन वेक्टर है, जो ये मेरे पास एन वेक्टर हो किसके इक्वल होगा, मेरे पास N1 वेक्टर क्रॉस किसके इक्वल होगा, मेरे पास ए बी वेक्टर के इक्वल हुआ ना। तो यहाँ पे मैं एन वेक्टर का वैल्यू भी यहाँ पे लिखना है, ऐसे डायग्राम में बस अच्छा लगे इसके लिए मैंने बता दिया, लिख लेना यहाँ पे डायग्राम में कि थोड़ा सा लगे कि हाँ कुछ किया इस बंदे ने, ठीक है। तो यहाँ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 होता है, या फिर मैं ये सारे स्टेटमेंट हमें एग्जाम में लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि इसको बस लिख दिया ये फॉर्मूला लिख के आगे बढ़ गया, नहीं बोर्ड एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा ये किसके कैसे मेरे पास इक्वल है। सो मुझे लिखना, हमें ये पता है कि अगर कोई पॉइंट अगर कोई प्लेन किसी एक पॉइंट से पास कर रहा हो एंड मेरे पास उसका नॉर्मल वेक्टर का इक्वेशन गिवन हो, इन दैट केस अगर मुझे उस प्लेन का अगर इक्वेशन लिखना तो किसके इक्वल होता है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर को 0, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर में लिख सकता हूँ। तो सिंपली मैं इसके आगे यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। तो आर वेक्टर तो मेरे पास एज इट इज रहा, अब मुझे एन वेक्टर मेरे पास कितना है -18 आई कैप, आई होप तो दिखाई दे रहा होगा, -18 आई कैप प्लस -17 जे कैप -4 के कैप इक्वल्स टू, अब मेरे पास क्या गिवन है यहाँ पे ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। यार ए वेक्टर कैसे ले जाए, अब मुझे पता है ए वेक्टर कैसे लेंगे, जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है उसे कोऑर्डिनेट लिख दिया, सिंपली कितना हो गया 2 आई कैप प्लस कितना होगा जे कैप माइनस कितना होगा के कैप डॉट, अब मेरे पास एन वेक्टर कितना गिवन था मेरे पास -18 आई कैप
-17 जे कैप माइनस कितना हो गया 4 के कैप। ये याद रखना जो ए वेक्टर होता है ना, हमेशा क्या करना, अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन तो फर्स्ट पॉइंट जो होगा ना सिंपली उसको यहाँ पे पुट कर देना, वही क्या होगा मेरे पास ए वेक्टर को इंडिकेट करेगा। इस क्वेश्चन को देखो, ये तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि यार प्रॉपर, अब दिमाग में एक क्वेश्चन है यार बी पॉइंट कहाँ गया, बी वेक्टर की यहाँ पे क्यों नहीं ले सकता। तो देखो यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मतलब टेक्निक में एक मेथड है ये, इसका दूसरा मेथड होता है ना प्रॉपर मेथड होता है। एक तरीके से ये भी मेरे पास मेथड प्रॉपर है, बट ऐसा नहीं कि प्रॉपर इम्प्रॉपर मेथड है, ये भी प्रॉपर मेथड है। बट यहाँ पे ना कुछ चीजें होती है ना जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है यार ए वेक्टर का जो यहाँ पे ए वेक्टर की जगह तू लिख रहा है 2 1 -1 जो ये पॉइंट है इसके कॉर्डिनेट यहाँ पुट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बी वेक्टर के बी पॉइंट का क्यों नहीं लिख सकता। तो मैंने बोला इसको, इसके लिए ऐसा कुछ रूल बना हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं एक रूल टाइप का है कि अगर सिंपली अगर मैं ए वेक्टर कभी भी अगर मुझे पॉइंट को ए वेक्टर की जगह मुझे कुछ भी लिखना है तो सिंपली का जो फर्स्ट पॉइंट होगा ना सिंपली मैं उसको लिखूंगा। ठीक है, तो ये लिख दे 2 i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप हो गया। एंड जब मैं इसको सॉल्व करूँ, इसको क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने का मेथड होता है ना, वो क्या होता है एक तरीके से बोलते हैं पैरेलल वाला मेथड है। ठीक है, उसको उस वाला मेथड को देख लेंगे, बट हमें फिलहाल इतना समझना है कि अगर मुझे कभी भी ए वेक्टर की जगह मुझे वैल्यू को पुट करना है तो सिंपली मैं क्या पुट करूंगा 2 1 जो मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा जो भी उसको मुझे सिंपली यहाँ पे पुट करना है। अगर मैं यहाँ पे -1 3 4 मानता तो सिंपली -1 3 4 पुट करता। जो भी क्वेश्चन में हमारे मन से नहीं होता, जो भी हमारे क्वेश्चन में जो भी फर्स्ट पॉइंट गिवन हो ना सिंपली उसको क्या करना ए वेक्टर की जगह पुट करना, दैट्स इट। ये मेरे पास ये इस वाले मेथड से। बट अगर मेरे पास अगर मैं दूसरे मेथड से चलूंगा तो वो यहाँ पे देखेंगे कि दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। बट फिलहाल के लिए तो हम इतना समझना है कि अगर मुझे कभी भी ए वेक्टर की जगह लिखना है तो सिंपली जो भी क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट गिवन होगा ना सिंपली उसको यहाँ पे नाम कर लिख दूंगा। अब सिंपली इसको डॉट पर करूंगा तो ये हो गया मेरे पास आर वेक्टर -18 आई कैप, तो हो गया पूरा काम -17 जे कैप माइनस कितना हो गया 4 के कैप इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आई कैप अपना आई कैप वाला आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होता है कितना 18 × 2 करूँगा कितना हो गया 36 आई कैप डॉट आई कैप कितना हो गया 1 कैप वाला अपने जे कैप के साथ मल्टीप्लाई रहे कैप के साथ अगर मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो गया मेरे पास -17 के कैप वाला अपने के कैप के साथ मल्टीप्लाई तो -1 × -4 कितना गया मेरे पास +4। तो इसको सॉल्व करेंगे 36 + 4 कितना गया 40 40 में से अगर मैं 17 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये बेसिकली मेरे पास आ जाएगा। क्वेश्चन आ गया आर वेक्टर -18 आई कैप -17 जे कैप -4 के कैप इक्वल टू कितना गया मेरे पास 23। ये फाइनली मेरे पास इक्वेशन बन गया तैयार है एक्सप्लेन का। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये थोड़ा सा प्रॉपर मेथड नहीं बोल सकते, ये बोल सकता हूँ कि प्रॉपर मेथड है ये भी, बट यहाँ पे कंफ्यूजन है, ये आता है कि यार ए वेक्टर की जगह पे कौन से पॉइंट को पुट करो, फर्स्ट वाले पॉइंट को पुट करो या फिर सेकंड वाले का। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट गिवन हो ना सिंपली हमें क्या करना उसको यहाँ पे लेना और उसको पुट कर देना, दैट्स इट, हमारा काम बन जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम ये समझ में कैसे हमने किया, क्वेश्चन को यहाँ पे अगर मैं समराइज करूँ बेसिकली तो क्वेश्चन हमारे पास ये बोल रहा है कि अगर मुझे कभी भी कोई प्लेन किसी 2 पॉइंट से पास करा होगा एंड क्या होगा परपेंडिकुलर होगा किसी अपने बगल वाले प्लेन के साथ दूसरे प्लेन के साथ, तो हमें कैसे निकाला, सबसे पहले जो भी पॉइंट गिवन हो इसका पोजीशन वेक्टर निकालूंगा। पोजीशन वेक्टर जैसे मैं निकालूंगा फिर क्या करूँगा जो भी प्लेन मेरे पास जिसका भी इक्वेशन गिवन हो सिंपली उसका n1 वेक्टर और ये जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर है इन दोनों का क्या करूँगा क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा। जैसे मैं इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो सिंपली मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे एन वेक्टर इसका मिल जाएगा इस प्लेन का। फिर मैं गया इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट किया मुझे एन वेक्टर मिलेगा। एन वेक्टर जैसे मिलेगा मुझे पता है अगर कोई भी प्लेन किसी पॉइंट से अगर पास कर रहा है उसका नॉन वेक्टर का मुझे इक्वेशन प्रेजेंट है उसको मैं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 पर पुट करके मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन कंफ्यूजन ये आता है यार ए वेक्टर को हमें किसे लिखना है, फर्स्ट पॉइंट को लिखना है या फिर सेकंड पॉइंट को लिखना है। बट मैं ये यहाँ पे सजेस्ट करूँगा जो भी क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट गिवन हो सिंपली मुझे क्या करना है यहाँ पे ए वेक्टर की जगह लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास फाइनली इक्वेशन आ गया। लेकिन इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास क्या होता है एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं पैरेलल फॉर्म मेथड होता है। तो पैरेलल फॉर्म मेथड क्या होता है वो हम देख लेते हैं, दोनों में से जो बेस्ट लगे वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पैरेलल फॉर्म वाला मेथड देखते हैं कि पैरेलल फॉर्म वाला मेथड हमारे पास रियलिटी में बोलना क्या चाह रहा है। आई होप से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि यहाँ तक हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर कभी भी मुझे यहाँ पे ए वेक्टर अगर मुझे लिखना हो तो जो भी क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट गिवन हो सिंपली उसका मैं यहाँ पे वैल्यू लिख सकता हूँ। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरे पास दूसरा क्या मेथड है। मैं दोनों मेथड बताता हूँ जिससे क्या हो जाए, दोनों में से जो बेस्ट लगे हम उससे कर सकते हैं। ये सेकंड मेथड है ना ये ज़्यादा मेरे पास थोड़ा सा ईजी रहता है, ईजी नहीं कुछ नहीं रहता, यहाँ पे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह हमें करना होता है, दैट्स इट। मल्टीप्लिकेशन अगर आता होगा हम ये ऑलरेडी सीख चुके कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह किया जाए, बस उससे हमारा काम निपट जाता है। तो देखते हैं इसको कैसे, सेकंड मेथड मेरे पास क्या है लिख लेना और करके या फिर सेकंड मेथड इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सेकंड मेथड हमें ये बोलता है क्या बोलता है हमने एक चीज़ पढ़ा था वहाँ पे कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने अभी जस्ट जो हमने ये पढ़ा ना सेम इसी कंसेप्ट है, ये तो हमने वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं। अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख देते हैं, अगर मेरे पास कोई प्लेन किसी एक पॉइंट से अगर लेटर से पास कर रहा होता है एंड क्या होगा नॉर्मल वेक्टर क्या होता है उसके परपेंडिकुलर होता था। इन दैट केस अगर मुझे इसका इक्वेशन ऑफ लिखना है कार्टेशियन फॉर्म में तो किसके इक्वल होता था ए x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1 इक्वल टू जी। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर मेरे पास कोई प्लेन किसी एक पॉइंट से पास कर रहा होता है और नॉर्मल वेक्टर क्या होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। इन दैट केस अगर मुझे इस प्लेन का अगर इक्वेशन लिखना है तो किसके इक्वल होता है ए x माइनस x1 प्लस बी y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 के इक्वल होता है। तो मुझे पता है जो मेरे पास हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेसिकली मेरा जो क्वेश्चन है वो किसी 2 पॉइंट से पास कर रहा है। तो लेटर से भाई उसी क्वेश्चन को मैं अगेन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेरे पास लेटर से कोई ए पॉइंट है एंड लेटर से ये मान ले कोई बी पॉइंट। ए का कोऑर्डिनेट मुझे गिवन था, ए का मुझे कोऑर्डिनेट गिवन है, लेटर से क्या गिवन था मैं एक सेकंड में क्वेश्चन को देख लेता हूँ। ए मेरे पास गिवन था 2,1, -1 2,1, -1 और जो मेरे पास बी था वो गिवन था मुझे -1, 3, 4। जो भी मेथड अच्छा लगे वो हम मान सकते उससे सॉल्व कर सकते, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं दूसरा मेथड फिर भी चाहता हूँ कि बता दूँ एक बार। अगर मेरे पास कभी भी कोई प्लेन किसी अगर मेरे पास कोई प्लेन अगर किसी एक पॉइंट से पास कर रहा होता है सिंपली तो उसका इक्वेशन क्या होता है ए x माइनस x1 प्लस बी y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1। इंडिविजुअली मैं सॉल्व करूँगा, पहले मैं इस पॉइंट के लिए सॉल्व करूँगा फिर मैं इस वाले पॉइंट के लिए सॉल्व करूँगा। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा सो
इक्वेशन ऑफ प्लेन, सो द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पहला मैं इसके लिए लिख रहा हूँ ए के लिए 2,1,-1, तो उसका इक्वेशन क्या होगा मेरे पास ए, ये मेरे बेसिकली क्या होगा x1 y1 z1, तो सिंपली ए x माइनस 2 प्लस बी y माइनस कितना हो गया y1 की वैल्यू 1 प्लस सी z माइनस z1 कितना होगा मेरे पास -1 इक्वल टू 0। फाइनली जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये होगा मेरे पास ए x माइनस 2 प्लस बी y माइनस 1 प्लस सी z प्लस कितना हो गया 1 इक्वल टू कितना हो गया 0। लेटेस्ट इसका नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। कुछ भी नहीं, इक्वेशन नहीं भी देना चाहो तो कुछ भी मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास अब मैं क्या करूँगा, सिंपली बी पॉइंट के लिए अप्लाई करूँगा यही फंडा। नाउ द इक्वेशन ऑफ प्लेन, हमें कुछ नहीं करना होता, सिंपली ये इक्वेशन को ना 2 बार यूज़ करना, एक बार मैं इस पॉइंट के लिए, फिर ये बार दूसरे पॉइंट के लिए, फिर मैं क्या करूँगा देखना ध्यान से, बहुत सिंपल सा है ये भी मेथड, वो भी मेथड एकदम आसान है, ये भी मेथड आसान है, दोनों में से जो कन्वीनियंट लगे उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू लेट अस से पास हो रहा है मेरे पास कौन कौन से पॉइंट से -1, 3, 4। इन दैट केस मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1 अपने के लिए, तो सिंपली ये क्या होगा a x माइनस कितना होगा -1 ब्रैकेट क्लोज प्लस b, मैं भी क्या लिख रहा हूँ b y माइनस y1 कितना हो गया 3 प्लस कितना होगा c z माइनस z1 मेरे पास कितना गया मतलब 4 था ना, ये बिल्कुल 4 इक्वल टू 0। फर्दर इसको सॉल्व करूँगा, ये हो गया x माइनस माइनस कितना हो गया +1, ये हो गया प्लस b y माइनस 3 प्लस सी z माइनस कितना हो गया 4 इक्वल टू कितना होगा 0। ये मैंने लिख दिया इक्वेशन। हमें सिंपली कुछ नहीं करना होता, पहला मेरा स्टेप क्या होता है, जो भी मेरे पास पॉइंट से पास करा उसका मैंने इक्वेशन लिख दिया इस फॉर्म। ये क्यों लिखा, कार्टेशियन फॉर्म में हमें ये पता है अगर कोई प्लेन किसी एक पॉइंट से पास करा होता है उसका नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इन दैट केस अगर मुझे इस प्लेन का इक्वेशन लिखना तो दिस, लेकिन यहाँ पे पॉइंट मेरा जो प्लेन है 2 पॉइंट से पास करा, एक बार तो मैंने ए पॉइंट का लिखा, फिर मैंने क्या किया बी पॉइंट का लिख दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि अगर कोई भी 2 प्लेन ये आपस में क्या, ये दोनों परपेंडिकुलर, दोनों प्लेन के आपस में परपेंडिकुलर, अगर कोई भी प्लेन अगर आपस में परपेंडिकुलर होता है, अगर कभी 2 प्लेन आपस में अगर परपेंडिकुलर होता है, इन दैट केस क्या होता है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होता है 0 होता है, वही यहाँ पे लिखूंगा। नाउ वी नो दैट इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या डायरेक्शन रेशियो है, तो सिंपली मुझे पता है एक प्लेन का मुझे इक्वेशन गिवन था, लेटेस्ट इसका नाम ले लिया p1, इसका नाम दे दिया p2, तो मुझे p1 का लेटेस्ट से इक्वेशन मुझे क्या गिवन था, मेरे पास क्या गिवन था इक्वेशन, एक प्लेन का मुझे इक्वेशन गिवन था x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 10। तो इसका डायरेक्शन रेशियो अगर मैं लिखना चाहूँ तो सिंपली क्या होगा 1 -2 4, लेटेस्ट इसका नाम दे दिया मैंने a1 b1 एंड c1। और जो मेरे पास ये दूसरा प्लेन है लेटेस्ट से p2 है, अब मुझे इसका इक्वेशन तो पता नहीं है, लेकिन इसका भी तो कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन रेशियो तो श्योर आएगा, तो मुझे नहीं पता था क्या होगा, तो सिंपली मैंने मान लिया लेटेस्ट से ABC मैंने मान लिया। तो यहाँ पे मेरे पास a1 कितना गिवन है 1, मुझे a2 का वैल्यू मुझे नहीं पता, तो सिंपली मैंने a लिख दिया। b1 मुझे कितना गिवन है -2 मैंने लिख दिया। मुझे अपना दूसरा जो प्लेन है उसका मुझे नहीं पता कि डायरेक्शन रेशियो का v का वैल्यू क्या होगा, सिंपली मैंने यहाँ पे b मान लिया प्लस c1 मुझे गिवन है 4, c2 का मुझे दूसरे प्लेन का मुझे डायरेक्शन जो c का वैल्यू नहीं पता, तो मैंने कितना मान लिया c इक्वल टू कितना होगा 0। तो फाइनली इसको सॉल्व किया a माइनस 2b प्लस 4c इक्वल टू क्या होगा मेरे पास 0, ये मेरे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन का नाम दे, देखो हमें कुछ नहीं करना था, बस कुछ स्टेप्स होते हैं उसको फॉलो करना होता है और बस हमारा आंसर आ जाएगा। अब मुझे सिंपली क्या करना है, जो हमने इसको सॉल्व किया था, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर इसका नाम दिया 1। अरे यार ये स्केच ना कहाँ गया, दूसरा स्केच, इसका नाम दिया लेटेस्ट से इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम दिया हमने क्या इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। अब इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, याद करो, अगर मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अगर कभी भी ABC वाला क्वेश्चन टर्म्स जैसा कुछ आ जाए तो हमें ऐसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर, देखो ABC इन इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही इलाज होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नाउ सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैंने हाफ लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ जा रहा हूँ। सॉल्व करते हैं, याद करो, सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा a x प्लस 1 b y माइनस 3। अगर भूल गया तो फिर से मैं याद दिला रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे हमें सॉल्व किया जाता है। फिर यहाँ पे मेरे पास गिवन है a माइनस 2b प्लस 4c। सिंपली हमें ऊपर कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले मैं लिखूंगा a डिवाइड बाय इक्वल टू b डिवाइड बाय इक्वल टू जो भी ABC यहाँ पे गिवन सिंपली मैं लिखूंगा। सिंपली फिर क्या करूँगा, a को गैप कर दूंगा, a को जैसे ही गैप करूंगा इसका मेरे पास क्या क्या बच गया, हमें सिंपली क्या करना, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। b का कोएफिशिएंट कितना y माइनस 3 इंटू क्या होगा c के कोएफिशिएंट के साथ, फिर सिंपली क्या होगा इसका कोएफिशिएंट के साथ, तो सिंपली हो गया मेरे पास y माइनस 3। थोड़ा मिस्टेक कर दिया, क्या मिस्टेक कर दिया यार, ये जो पॉइंट है -1, 3, 4, अगर इस पॉइंट से अगर पास कर नेक्स्ट पॉइंट से पास करो तो सिंपली मुझे XYZ की जगह वैल्यू पुट करना था। नहीं समझा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो XYZ क्या इंडिकेट करता है कि मेरे पास जो भी थर्ड पॉइंट होगा क्या होगा, इसे पास करा होगा, तो सिंपली अरे यार ये चलना एक सेकेंड
हमने ये पता है कि अगर हमने ये इक्वेशन तो लिख दिया, लेकिन जब नेक्स्ट जब प्लेन है दूसरे पॉइंट कौन सा -1,3,4 से जब पास कर रहा है, इन दैट केस मुझे पता है जो एक्स होगा ये वाई होगा और जेड उसी की जगह तो मुझे वैल्यू पुट करना पड़ेगा। क्यों वैल्यू पुट करना? बिकॉज मुझे पता है कि जो एक्स वाई जेड क्या होता है, जो भी मेरे पास पॉइंट को कंसीडर करूंगा, जो नेक्स्ट पॉइंट एक पॉइंट से ज्यादा आ गया, सिंपली जो भी मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट होगा सिंपली उसका यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखना पड़ता, लेकिन हमने तो यहाँ पे उल्टा कर दिया, तो यहाँ से पूरा हमें कट करना पड़ेगा। यहाँ तक ये सही है, बस यहाँ पे एक छोटी ये लाइन जो है ना ये हमें कट करना हो, इक्वेशन ये है ना इसको हमें ठीक से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कहाँ पे लिखूँ, मैं यहाँ पे लेटर से मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्यों क्या मिस्टेक हो देखना ध्यान से। ए नाउ द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू -1,3,4 यार -1,3,4 से पास करा। अगेन मेरे पास जो पहला जो प्लेन था वो तो सिंपली ए पॉइंट से पास हो गया, लेकिन उसके बाद अगेन मेरे पास किसी एक पॉइंट से पास करा। इसका मतलब क्या, मुझे एक्स वाई जेड के अंदर वैल्यू पुट करना था, हमने किसी और नया इक्वेशन बना दी क्या यार। तो सिंपली एक्स की जगह मैं क्या पुट करूँगा -1, और ये ऑलरेडी मेरे पास कितना गिवन था -2, प्लस कितना हो गया बी, वाई की जगह मेरे पास कितना हो गया मेरे पास 3। इसी इक्वेशन के अंदर हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करना था। मैंने भी यार पता नहीं क्यों फालतू से स्टेप कर दिया, एनीवेज ठीक है जो भी है। तो वाई के वैल्यू कितना था मेरा 3 माइनस कितना हो गया 1 प्लस कितना हो गया सी, जेड मेरे पास कितना यहाँ पे है 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया मेरे पास -1 ये -3 प्लस बी 3 -1 कितना हो गया 2, ये हो गया सी 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 इक्वल टू 0। फर्दर इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ये हो गया मेरे पास -3a प्लस 2b प्लस 5c इक्वल टू 0। इसी को हमें क्या नाम देना, इसको नाम दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। ये मेरे पास क्या फर्स्ट इक्वेशन, समझ में बेसिकली क्या है। अगर मेरे पास कोई प्लेन किसी एक पॉइंट से पास करो तब तो मेरे पास ये इक्वेशन था, लेकिन अगेन मेरे पास प्लेन क्या हो रहा है सेकंड पॉइंट से पास करो। इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये एक्स वाई और ये जेड था उसकी जगह मुझे वैल्यू पुट करना पड़ता। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा तो फाइनली मेरे पास ये निकल गया -3a प्लस 2b प्लस 5c इक्वल 0। इसका नाम दिया फर्स्ट इक्वेशन, और ये तो हमारा परपेंडिकुलर से ये इक्वेशन है। तो आप सिंपली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कट कर लेना। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, एक तो मेरे पास -3a प्लस 2b प्लस 5c और दूसरा मेरे पास इक्वल टू 0, और दूसरा मेरे पास ये इक्वेशन आता है a - 2b प्लस 4c इक्वल टू 0। अब मुझे पता है कि यार ABC मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, हमें माइनस प्लस गया भाड़ में, हमने सिंपली यहाँ पे ABC हमने पुट कर दिया। ABC जैसे मैंने पुट किया यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना, कौन से मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेथड सॉल्व करना है। सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे ABC लिखा, माइनस लगाया, प्लस लिखा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, सिंपली यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ए लिखा, ए के क्वेश्चन को गायब किया, एक जैसे मैंने को छुपा दिया, बचा कौन सा ये चारों टर्म, सिंपली बी का क्वेश्चन 2 × 4 एंड दिस इंटू दिस हो गया। तो मेरे पास फाइनली मेरे पास हो गया 2 × 4 माइनस कितना हो गया -2 × 5 -2 इंटू कितना हो गया 5। सिमिलरली बी की बारी, जब मैं बी को छुपाऊंगा तो बचा कितना -3 × 4 -3 × 4 अगेन मेरे पास माइनस, एंड ये हो गया मेरे पास 1 × 5। देन सी की बारी, जब मैं सी को छुपाऊंगा तो बचा कितना मेरे पास -3 इंटू कितना हो गया -2 माइनस कितना हो गया 1 इंटू कितना का सॉल्व। फर्दर इसको सॉल्व करूंगा, ये हो गया 4 × 2 8 एंड ये हो गया मेरे पास 5 × 2 कितना गया 10। तो ये हो गया 8 + 10 इक्वल टू, यहाँ से हो गया बी, यहाँ हो गया मेरा 4 -3 इंटू कितना हो गया -12 लिख ही देता हूँ, एंड ये हो गया -5 इक्वल टू कितना हो गया सी, ये हो कितना हो गया 6, ये हो गया मेरे पास -2। फर्दर इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये निकल के आएगा यहाँ से। आई नो प्रीवियस जो मेरे पास फर्स्ट वाला जो मेथड बताना वो एकदम सिंपल होता है, लेकिन ये वाला जो मेथड है थोड़ा सा क्या होगा लेंदी हमारे चले जाता है। तो फाइनली ये मेरे पास निकल के आया 10 + 8 18 इक्वल टू बी, 12 - 5 करूँगा -17 इक्वल टू सी, 6 - 2 करूँगा कितना हो गया 4। सिंपली कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने क्या किया, जैसे ही इसको सॉल्व हो जाए अब मुझे सिंपली क्या माना है, कॉन्स्टेंट माना है, कुछ भी कॉन्स्टेंट लैम्डा वगैरह जो भी मानो। तो सिंपली लिखूंगा a/18 इक्वल टू लैम्डा, b/-17 इक्वल टू लैम्डा। यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस क्या होता है लेंदी हो जाता है, इसको फर्स्ट टाइम करोगे ऐसा लगा मैं कैसे सोच पाऊंगा ये सब। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन को करोगे ना इजीली अपने आप समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। तो सिंपली क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो a इक्वल टू कितना हो गया 18 लैम्डा, b इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास -17 लैम्डा, एंड c इक्वल टू कितना हो गया 4 लैम्डा। मैं बेसिकली ये चाहता हूँ ना ABC का कैसे भी मेरे पास वैल्यू आ जाए। मेरे पास इक्वेशन था, कहाँ गया ये ए, जो इसका नाम लेटर से हमें फर्स्ट नाम देना चाहिए, मैंने दिया था फिर भूल गया। इसका नाम लेटर से अब तो फर्स्ट सेकंड दे दिया, इसका नाम लेटर से थर्ड दिया मैंने। जो फर्स्ट इक्वेशन था ना इसका नाम दिया लेटर से थर्ड। अब हमें सिंपली क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ ABC इन फर्स्ट थर्ड इक्वेशन, उसका नाम हमें फर्स्ट दे ही देना चाहिए, ठीक है। एनीवे जो भी है थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सिंपली मेरे पास इक्वेशन क्या था, a इंटू एक्स -2 प्लस मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर मैं लिखूंगा b इंटू वाई -1 प्लस कितना था c इंटू जेड +1 इक्वल टू मुझे 0 गिवन था। सिंपली यहाँ पे एक ही जगह कितना हो गया 18 लैम्डा इंटू एक्स -2। थोड़ा सा ये सोल्यूशन लेंदी जाने वाला है नो, क्योंकि ये जो कंसेप्ट दूसरा मेथड है ना पैरेलल फॉर्म वाला बहुत लेंदी चलाने वाला है। फर्स्ट मेथड तो एकदम सिंपल है, सिंपली हमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, एन वेक्टर को सिंपली मैं क्या करूँगा क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊंगा सॉल्व कर दूंगा। और b इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास -17 इंटू, ये थोड़ा सा लेंदी चला ही जाता है, क्या कर सकते हैं y-1 प्लस कितना होगा सी की जगह मैं लिखूंगा 4 लैम्डा जेड +1 इक्वल टू 0। फर्दर इसको अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ये हो गया मेरे पास, तो ये हो गया, इसको एज इट इज पहले एक बार और ओपन करना पड़ेगा। ये मेरे पास हो गया -17 लैम्डा, चलो कोई नहीं, ये हो गया y-1 प्लस कितना हो गया 4 लैम्डा, ये हो गया मेरे पास z+1 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 18 लैम्डा एक्स, 18 × 2 कितना हो गया 36 लैम्डा, ये हो गया मेरे पास -17 लैम्डा y, ये हो गया मेरे पास +17 लैम्डा,
ये हो गया 4 टू 8 लेमडा, ये हो गया मेरे पास 4 लेमडा, सॉरी 4 टू 8, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, 4 लेमडा जेड, 2 नहीं है जेड है, 4 लेमडा जेड, ये कितना हो गया 4 लेमडा इक्वल टू 0। अब मुझे पता है यहाँ से -36 लेमडा और लेमडा लेमडा प्लस 17 लेमडा और एक 4 लेमडा, तो -36 -4 कितना होगा -40, -40 में से अगर मैं प्लस 17 को सब्ट्रैक्ट करूँ अगेन मेरे पास -23 आएगा, तो ये हो गया 18 लेमडा एक्स -17 लेमडा वाई, ये था मेरे पास 4 लेमडा जेड -23, सही करें ना -36, और ये कितना हो गया यहाँ पे -36 है ना, -36 लेमडा, और ये मुझे कितना की बनता, अरे यार कहाँ गया लेमडा, -36 लेमडा प्लस 17 लेमडा प्लस ये 4, तो ये -36 और ये -17 की तो ऐड ही कर लेते हैं, -36, अरे लेमडा कहाँ गया यार, ये रहा ना 17 लेमडा -36 लेमडा 17 लेमडा और 4 लेमडा, तो 17 + 4 कितना गया मेरे पास 21, सॉरी 21 क्या यार 21, तो 6 + 1 अगर मैं 36 और 21 को ऐड करो, 6 + 1 कितना होगा 7, 3 + 2 कितना होगा 56। इस क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप करना, ठीक है, क्यों स्टॉप करना बताऊंगा, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि मुझे एक बार ये चेक करना है यार कि मैं ये जो हमने मेथड की सही, आई नो मेथड तो सही है, लेकिन यार यहाँ से आंसर इसके बाद क्यों नहीं निकल रहा है। इस क्वेश्चन को स्टॉप करने के बाद क्या करना है, एक पेज को छोड़ देना, ताकि हम देखेंगे इसको जो लास्ट में एक बार इस क्वेश्चन को मैं वापस कराऊंगा दूसरे मेथड से, फर्स्ट मेथड से आई हो तो समझ में आएगा ये वाला मेथड भी सही है, लेकिन यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्यों नहीं आ रहा है, कुछ मिस्टेक किया है मैंने श्योर, ठीक है, इस मेथड को मैं अगेन बताऊंगा, वापस से रिपीट करूंगा, बट अभी के लिए फिलहाल क्या करना है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख के 2 पेज या फिर 1 पेज क्या करना है हमें छोड़ देना है, फिर उसके आगे बढ़ना। लेकिन जो फर्स्ट मेथड है ना, इससे मैं यही बोलूँगा कि इससे बेस्ट मेथड क्या फर्स्ट मेथड, इसमें क्या बहुत लेंदी चला जाता है सॉल्यूशन, और थोड़ा भी अगर कैलकुलेशन में प्लस माइनस का भी अगर मिस्टेक होगा ना, समझो काम नहीं पड़ जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से एक एक स्टेप को समझना। फर्स्ट मेथड मेरे पास सबसे इजी था और कन्वीनियंट भी था, क्रॉस प्रोडक्ट लगाया सॉल्व कर दिया, बस क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाना वो हमें ध्यान रखना है। इसका पोजीशन वेक्टर निकाला, इन n1 वेक्टर क्रॉस ab वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट किया, मेरे पास ये n वेक्टर आ गया। उसके बाद मुझे सिंपली क्या करना है, जो फॉर्मूला में a वेक्टर लिखना होता है ना, तो हमेशा याद रखना जो भी मेरे पास फर्स्ट पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में, जिससे पास कर रहा हूँ पॉइंट, सिंपली उसको लिख देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसी मेथड से मैं तो यही बोलूँगा इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना, इस मेथड से मत जाना, वरना बहुत लेंदी चला जाता है, 2-3 पेज का क्वेश्चन चला जाएगा, और क्या हो कि आंसर भी आएगा या फिर नहीं आएगा इसका शॉर्ट नहीं होता, बट क्रॉस प्रोडक्ट से अगर मैं सॉल्व करूँ क्वेश्चन को इजीली मेरे पास आंसर आ जाता है। बस हमें ये देखना है ध्यान से कि ए वेक्टर की जगह मुझे क्या पुट करना है, जो भी क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट गिवन हो ना, सिंपली मुझे उसे पुट करना है क्वेश्चन में। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, बट अभी हमारा उतना टाइम नहीं है, इसलिए इसको एक पे छोड़ देना, वहाँ पे फिर इसको लिख लेना वहाँ पे कि लास्ट में हम करेंगे। तो अभी मैं इस क्वेश्चन पे कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, जिससे जो फर्स्ट मेथड है उसी से अप्लाई करना, क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। तो पहले कुछ होमवर्क देता हूँ क्वेश्चन, जिससे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। मीन्स फर्स्ट वाला जो मेथड है ना एकदम बेस्ट है, सेकंड वाला मेथड मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, कि मैं भी थोड़ा बहुत भूल गया शायद, कि मैंने सही ध्यान से भूला नहीं हूँ, लैम्डा का वैल्यू आया तो आया क्यों नहीं। तो उस क्वेश्चन को लिख के एक पे छोड़ देना, हम लास्ट में उस क्वेश्चन को देख लेंगे। बट जो फर्स्ट मेथड जो मैंने बताया ना, क्रॉस प्रोडक्ट का हेल्प लेके उसी मेथड से क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं क्वेश्चन को देता हूँ, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पासिंग थ्रू द पॉइंट लेट अस से 2, 1, -1 and -1, 3, 4 and perpendicular to the plane। सबसे बेस्ट मेथड वही अपना क्रॉस प्रोडक्ट वाला, ये प्लेन x माइनस, ये पता नहीं सेकंड मेथड मैं सोच रहा था कि नहीं कराओ, फिर पता नहीं क्या मन में करा दिया, ठीक है, फिर देख लेंगे इसको, कोई बात नहीं। 4z = 10। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेसिकली वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स लेटर से मेरे पास गिवन है 2, 2, 1 एंड क्या दिया जाए, चलो 936 ले लेते हैं, 936 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। पूरा क्वेश्चन वही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और प्लेन का मुझे लेटेस्ट इक्वेशन गिवन है 2x + 6y + 2x + 6y + 6z, 2x + 6y दूँ या फिर कुछ और दे दे, 2x + 6y + 6z = 1। ये दो क्वेश्चन इसको सॉल्व करना, कौन से मेथड से हमें सॉल्व करना है, वही जो मैंने बताया ना अपना क्रॉस प्रोडक्ट वाला, उससे लेना इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, तो समराइज में, और जो सेकंड मेथड है मैं उसको कराऊंगा एनीवे, ऐसा मत सोचना कि यार इसने तो हाफ करा के छोड़ दें, हम क्वेश्चन एकदम सही किया हमने अभी तक, बट लास्ट में हमारा लैम्डा का वैल्यू क्यों नहीं आ रहा वो मैं एक बार चेक कर लूँगा, ठीक है, फिर मैं बता दूंगा। अभी हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पे 2 टॉपिक सीखा। एक तो सब टॉपिक ये था कि अगर मेरे पास कोई प्लेन बेसिकली 2 प्लेन मेरे पास रखे हो, और क्या हो कि थर्ड प्लेन किसी एक पॉइंट से पास करो, और क्या हो इन दोनों प्लेन के अगर परपेंडिकुलर हो, इन दैट केस अगर मुझे इस प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखें वो हमने सीखा। फिर दूसरे में हमने कंसेप्ट में क्या देखा, अगर कोई प्लेन किसी 2 पॉइंट से पास कर रहा हो एंड यही प्लेन क्या हो दूसरे प्लेन की क्या आपस में परपेंडिकुलर हो, इन दैट केस अगर मुझे इस प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखा जाता है, ये हमने सीख लिया। तो दोनों मेथड आई होप तो समझ में, मतलब दोनों कंसेप्ट आई होप तो समझ में आ गया होगा। ये सेकंड मेथड अगर थोड़ा बहुत नहीं भी आना तो चलेगा, कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे, लेकिन फर्स्ट मेथड तो आई होप तो समझ में आ गया होगा कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट को हम हेल्प लेते हैं। अब हम सीखेंगे यहाँ पे, जैसे हम वहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर जैसे कुछ टॉपिक पढ़ा था, फिर वही यहाँ पे हम सीखने वाले कि लाइन से अगर किसी एक पॉइंट तक अगर मुझे डिस्टेंस निकालना तो कैसे निकाल दे वो हम सीख लेंगे। अब इक्वेशन वगैरह का पूरा कहानी निपट चुका है यहाँ पे। अब हमें थोड़ा बहुत डिस्टेंस वगैरह देखना, अब थोड़ा बहुत इजी टॉपिक आएगा, एक टॉपिक आएगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा, मीन्स वो हम देख लेंगे वहाँ पे, बट आई होप सो ये दोनों टॉपिक्स आप वो समझ में आ गया होगा।